एवं स्वागत आपका अंकुरम एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को लेकर। लास्ट क्लास हमने देखा था ओम्स लॉ को। इसमें हमने देखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I, ठीक है। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उसके जाकर विजिट कीजिए। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ, और जब हमने इसको इक्वल किया था तो मेरा क्या था I इंटू R, ये चीज़ मेरा आया था। V इक्वल टू I R। V मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। और I मेरे लिए क्या था? करंट था या विद्युत धारा था। और R क्या था? इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो R एक्चुअली मेरा क्या था? जब इस प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल किए थे तो R उसके बदले में आया था, कांस्टेंट था ये मेरा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग इस R के बारे में देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी V के बारे में पता है, V क्या होता है, I के बारे में पता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था बस I को लेकर। तो आज हम लोग देखेंगे R को, ठीक है। तो देखो R एक्चुअली, R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ये होता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध जैसे तुम्हें नाम सुनने से जैसे लग रहा है, या रेजिस्टेंस कि जैसे रुकावट, ठीक है कि नहीं। किसी भी चीज़ के लिए अगर कहीं पर रुकावट आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो देखो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई मेरा तार है। देखो तार तो एक्चुअल में बहुत पतला होता है, लेकिन जानबूझ के हम लोगों ने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया ताकि समझने में तुम्हें आसानी हो। तो मान लेता हूँ ये मेरा तार है। अब देखो तार जो भी होता है वो किसका बना होता है? कंडक्टर का, चालक का बना होता है। चालक उसको कहते हैं जिसमें करंट आसानी से प्रभावित हो जाए, जिसमें करंट आसानी से, विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाए। तो मान लेते हैं ये मेरा कंडक्टर है, कोई तार है, वायर है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ऑलरेडी उसमें होगा। तो मान लेते हैं ये मेरा परमाणु है। परमाणु मतलब छोटे छोटे एटम्स पूरे वायर में फैले हुए हैं। मैं इस तरह इसका लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह इसका लेयर बना लिया और ये इसी तरह चलता जा रहा है, मतलब इसी तरह का लेयर ये पूरे वायर में है। इसका लेंथ, लंबाई मैंने मान लिया L। और इसका जो एरिया है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब? सपोज ये मार्कर को देखो, अगर ये वायर है तो इसका ये जो सामने जो तुम्हें दिख रहा है एरिया, ठीक है कि नहीं, ये मेरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं इसको यहाँ पर डिजाइन कर दे रहा हूँ। ये तुम्हें एक सिलेंडर जैसा फील हो रहा है, वायर जैसा। तो ये जो एरिया है ये मेरे लिए कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मैंने मान लिया A। अगर इधर है तो इधर भी A होगा, क्योंकि जो वायर का मोटाई है थ्रू आउट द वायर वो सेम है। तो ये भी A, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का पूरा सिस्टम है। ये पूरा एकदम तार जो है ये तुम्हारा छोटे छोटे एटम से पूरा भरा पड़ा है। अब देखो यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर अगर तुमको करंट चाहिए तो करंट बेसिकली क्या होता है? आवेश का प्रवाह, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, फ्लो ऑफ चार्ज, वो मेरा क्या कहलाता है? करंट। तो सपोज यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, मैं यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल मान लेता हूँ, सपोज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ऐसा हमने ले लिया। इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह तक आ जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस वायर में क्या आ गया? करंट आ गया, क्योंकि चार्ज मेरा दौड़ रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा तो फिर करंट आ गया। बट ये देखो ये करंट आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चार्ज पार्टिकल इसको इस छोर से इस छोर तक जाना है, तार के एक छोर से दूसरे छोर तक, तो इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारा दूसरा प्रोटॉन होगा और भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब पूरा भरा पड़ा है। तो इसमें इसको रुकावट बहुत ज़्यादा इसको मिलने वाला है। हालांकि ये कंडक्टर, इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको रुकावट मिलने वाला है। वो रुकावट कितना हो सकता है उस चीज़ को हम लोग मेज़र करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि वो रुकावट किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो चलो अगर ये जा रहा है तो सोचो अगर हमने इस तार की लंबाई को बढ़ा दिया, पहले अभी कितना L है, अभी मान लेते हैं हम लोग कुछ बढ़ा देते हैं। तो तुम खुद सोच के देखो, कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो अगर तार की लंबाई को अगर हमने बढ़ा दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस छोर से इस छोर जा रहा था, अब उसका लंबाई बढ़ गया कि नहीं? अब उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि तार की लंबाई हमने बढ़ा दी है। अगर वो ज़्यादा दूरी तय करेगा तो क्या जो रुकावटें हैं वो बढ़ेगी या घटेगी? जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो पहले हमने बताया कि यहाँ पर क्या है? एटम्स का लेयर है, रुकावटों का लेयर है थ्रू आउट द वायर, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। अब बताओ अगर मैंने इसकी लंबाई को अगर बढ़ा दिया तो ये रुकावट भी तो बढ़ गया ना। यहाँ पर जो रुकावट है वो पहले से अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि तार की लंबाई को हमने बढ़ा दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर तार की लंबाई को अगर हमने बढ़ा दिया है तो रुकावट वो बढ़ रही है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? R। रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? R। R मेरा समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा L।
इसका ये मतलब होता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, सॉरी अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो मेरा जो प्रतिरोध है, जो रुकावट है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो लेंथ के बारे में हमने सोच लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एरिया के बारे में सोचते हैं। मतलब एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि अगर हमने तार की मोटाई को बढ़ा दिया, बिल्कुल अगर हमने तार की मोटाई को बढ़ा दिया, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, अभी तार की मोटाई ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये तार की मोटाई हमने बढ़ा दिया, कुछ लेयर यहाँ तक अगर हमने कर दिया, सपोज ये लेयर हमने कर दिया, तार की मोटाई को हमने बढ़ा दिया, तो तुम जरा सोच के देखो, फिर तुम वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो कि अगर तार की मोटाई को अगर हमने बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो क्या करंट मेरा बढ़ेगा या घटेगा, सॉरी प्रतिरोध जो होगा आर वो मेरा बढ़ेगा या घटेगा। तो चलो देखो तुम्हारा प्रतिरोध क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जितना भी रुकावट होगा उसी का मेजरमेंट, उसी का जो माप हम लोग जो लेंगे वो किसके द्वारा लेते हैं, उसी को हम लोग आर कहते हैं। तो सोचो एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है और इसका मोटाई अगर हमने बढ़ा दिया तो इसका प्रतिरोध जो रुकावटें है वो बढ़ रही है या घट रही है। चलो देखते हैं। अभी मेरा पहले जो मेरा वायर है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है कि ये थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं वापस फिर से एक वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा वायर है, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स है, भरा पड़ा है एटम से वायर, और इसी तरह का लेयर ये जा रहा है, इसी तरह का लेयर है। इसका लेंथ हमने एल ले लिया था और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये हमने लिया था ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, इसकी मोटाई को बढ़ा रहा हूँ, इसकी मोटाई को बढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह से। सपोज इसकी मोटाई मैंने ये कर दी। अब बताओ यहाँ पर जो पहले जो इलेक्ट्रॉन था, पहले जो चार्ज पार्टिकल था, अब उसको इस पार से इस पार जाने में मोटाई बढ़ जाने के कारण ज़्यादा इसको पहले से ज़्यादा रुकावटें मिलेगी, पहले से ज़्यादा परेशानी होगी, या फिर ये पहले से ज़्यादा आसानी से चल जाएगा। तो देखो पहले ये जा रहा था, ये रुकावट मिल गया, इधर जा रहा था रुकावट मिल गया, इधर जा रहा था रुकावट मिल गया, तो ये बहुत मुश्किल से किसी तरह रास्ता निकाल के अपना एक छोर से दूसरे छोर तक जाता था। ठीक है कि नहीं? बट अगर मैंने अब इसकी एरिया को बढ़ा दिया है, इसकी मोटाई को बढ़ा दिया, तार की मोटाई को, तो देखो अब इसका रास्ता जो है थोड़ा बढ़ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एटम नहीं होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, लेकिन इसका चांसेस निकलने का अब ज़्यादा हो गया। पहले इसके पास इतना ही रास्ता था, इसी में से खोज के इसको निकलना है, लेकिन अब ये इधर से भी जा सकता है, अब ये इधर से भी जा सकता है, तो इसका चांसेस थोड़ा बढ़ गया इस पार से उस पार जाने का। तो चांसेस बढ़ गया मतलब रुकावट क्या हो गया, घट गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर तार की मोटाई को बढ़ा देने पर या फिर इसका एरिया बढ़ा देने पर मेरा रुकावट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर एरिया को बढ़ रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब रुकावट घट रहा है। ये तो हमने जस्ट देखा। और अगर हमने एरिया को घटा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस एरिया को अगर घटा दिया तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को जरा फील करो तुम। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक मेरा आर समानुपाती एल और एक आर व्युत्क्रमानुपाती ए। इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं दोनों को मिला देता हूँ तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, देखो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ठीक है कि नहीं? देखो यहाँ पर एल क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैंने दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब देखो तुम्हें पता है ओम का नियम से ही तुम्हें पता है कि अगर मैं इस समानुपाती को, इस प्रोपोर्शनल का अगर बराबर करता हूँ, इक्वल करता हूँ, तो मैं एक कांस्टेंट दिखाई देगा। एक कांस्टेंट से ये क्या होगा, गुना होगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। वो कांस्टेंट मैंने मान लिया रो, एल बाई ए। और जैसा कि तुम्हें पता है कि फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट का कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता होगा। जैसे V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में जैसे R का कुछ मतलब है कि नहीं, उसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो समानुपाती को हम लोग बराबर करने के बाद जो एक कांस्टेंट आएगा रो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। ये ग्रीक वर्ड है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रो। जैसे हम लोग नॉर्मली ABCD जो लिखते हैं नहीं, ABCD RL ये सब, तो बिल्कुल ग्रीक वर्ड में इसको इससे कुछ लेटर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। तो ये रो मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट। ये रो क्या है, कांस्टेंट। और इस रो को हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो ये चीज़ हमें देखने को मिला। तो आर, एक मेरा रिजल्ट आ गया, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है कि नहीं? ये रिजल्ट मेरे सामने आ गया। तो अब देखो एल बढ़ाने से मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावटें बढ़ेगी,
कैसे बढ़ेगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर मैं आर की मोटाई को बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि तार की मोटाई को अगर मैंने बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया, तो मेरा रुकावट क्या हो रहा है, वो मेरा घट रहा है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ आया और फाइनली ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो R इक्वल टू रो L बाई ए। और R का यूनिट तुम्हें ऑलरेडी पता, R को हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, ओम से, क्योंकि ओम जो है, अगर इसका ऐसे यूनिट अगर देखा जाए, मैं इसको ऐसे यूनिट में अगर इसको R का यूनिट देखा जाए तो ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओम। और ओम का ये नोटेशन होता है, इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं, ओम। ये तुम्हारा साइमन ओम जो ओम्स लॉ को सबसे पहले दिया था, तो उसी के सम्मान में हम लोग इसको R का जो ऐसा यूनिट होता है इसको हम लोग ओम में लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो R है ये तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब अगर मैं तापमान को बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरा R भी चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, जब हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी एक बहुत ही मेजर चीज़ था कि जब भी ओम्स लॉ हम लोग वेरीफाई करें, जब भी ओम्स एक्सपेरिमेंट को हम लोग करें, तो ओम्स लॉ के दौरान तापमान जो होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, टेम्परेचर को चेंज क्यों नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।